नमस्कार सभी को। आज की इस वीडियो के अंदर हम कंप्लीट करेंगे 5 छोटे छोटे टॉपिक जो सीटेट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। एक तो है चिंतन, दूसरा आपका है भाषा, तीसरा है संवेग, चौथा अभिप्रेरणा, पांचवा पुनर्बलन। मेनली ये 5 ऐसे टॉपिक हैं जहाँ से सीटेट में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं सीबीएसई के द्वारा। तो देखिए, कोई भी एग्जाम अगर सीबीएसई लेता है तो वो इससे बाहर नहीं देगा। जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इसी में से क्वेश्चन आएंगे। हाँ, अगर आपका DSSC वगैरह का पेपर दे रहे हो या कोई और एग्जाम का एस्टेट वगैरह दे रहे हो तो वहाँ यहाँ से बाहर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आप अपने हिसाब से ये वीडियो देखना और उसके बाद में आपको अलग से पढ़ाई करने की, सीटेट के लिए तो अलग से पढ़ाई करने की इस वीडियो के बाद इन टॉपिक के लिए ज़रूरत है नहीं। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लेना। साथ ही आप हमसे जुड़ सकते हैं व्हाट्सएप पर भी। व्हाट्सएप नंबर है 8076392717। इस नंबर पर रजिस्टर करने के लिए सबसे पहले आपको इस नंबर को सेव करना पड़ेगा। उसके बाद में अपना नाम और साथ में लिख के भेजना पड़ेगा कि कौन से एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो। और ये सब आप कहाँ लिख के भेजोगे? इस नंबर के व्हाट्सएप पर भेजोगे। कॉलिंग के लिए नंबर नहीं उठता है तो इस चीज़ का ध्यान रखना। ठीक है, ठीक है। अब दूसरी बात ये है कि जैसे ही आप हमें अपना नाम वगैरह लिख के भेज देंगे, उसके बाद में कुछ टाइम बाद हम आपके मैसेज जब पढ़ेंगे आपका नंबर सेव कर लेंगे। जो नाम आपने लिखा होगा उसी नाम से सेव किया जाएगा और उसके बाद आपको हमारे व्हाट्सएप स्टेटस दिखाई देने लग जाएंगे। तो हम व्हाट्सएप स्टेटस के अंदर डिफरेंट तरह के नोट्स वगैरह डालते रहते हैं, तो वो सभी आप सभी के काम आएंगे और आपको पर्सनल गाइड भी करते रहते हैं कि आप एग्ज़ाम की कैसे तैयारी करो, प्लस कि भाई आपका कौन सा एग्जाम की वैकेंसी आई है, कौन से क्या आने वाली हैं, ये सारी चीज़ें भी आपको स्टेटस से पता चलती रहती है। तो नंबर जरूर सेव कर लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं। चिंतन के प्रकार। चिंतन है भैया, समझो इस चीज़ को। अब बेसिकली मैं बताऊं तो चिंतन को अलग अलग बेस के हिसाब से बांटा हुआ है। ऐसा नहीं है कि कोई कन्वर्जेंट थिंकिंग है तो वो एब्स्ट्रैक्ट या कंक्रीट नहीं हो सकती, ये नहीं है। लेकिन जो दो अलग अलग थिंकिंग है, कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट, या तो कोई थिंकिंग कन्वर्जेंट होगी या डाइवर्जेंट होगी, यानी कि या तो अभिसारी होगी या अपसारी होगी। इसका बेस क्या है? इसका बेस ये है, अब समझ रहे हो, मैं आपको एक एग्जाम्पल दे के बताता हूँ। बेस का मतलब क्या होता है कि मान लो आप एक कमरे में बैठे हो। अब अपने कमरे में ये देखो खाने की क्या क्या चीज़ें हैं। तो भाई खाने की सेब हो सकती है, संतरा हो सकता है, खाना हो सकता है, रोटी हो सकती है, दाल हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो जब खाने की बात करेंगे तो अलग अलग चीज़ें आएंगी। मैं कहूँगा लाल चीज़ें कौन सी है? लाल चीज़ों के अंदर आपकी सेब आ जाएगी, पेन भी लाल आ जाएगा। तो आप ये कहोगे कि सर ये तो जो सेब कही थी आपने खाने की चीज़ में भी कही थी और ये लाल चीज़ में भी कही है, जबकि पेन तो आपने केवल लाल चीज़ में कहा है। तो समझ रहे हो इस चीज़ का, क्योंकि उनका बेस अलग था। बेस एक है खाने की चीज़ों के हिसाब से, एक है लाल चीज़ों के हिसाब से। तो ये इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब अभिसारी और अपचारी चिंतन के बीच का जो बेस है वो क्या है? जब हम एक ही तरफ से देखते हैं, जब हमारी थिंकिंग होती है, जब हमने बात की थी ना सेंट्रेशन के बारे में, केंद्रण के बारे में, जो पियाजे में हमने बात की थी कि बच्चा केवल एक ही पक्ष देख रहा है और उसके हिसाब से वो एक ही उत्तर निकालेगा, तो वो कन्वर्जेंट थिंकर है। बहुत सारे टीचर ऐसे होते हैं, इसका तो करने का एक ही तरीका हो सकता है, एक ही चीज़ के ऊपर बात करते हैं। जब एक ही चीज़ के ऊपर बात करेंगे तो वो क्या होता है? वो कन्वर्जेंट थिंकिंग होती है। जब आपके विभिन्न चीज़ों के ऊपर बात करेंगे, इस वजह से इसको कई बार विभिन्न या अलग या भिन्न चिंतन भी लिखा आ जाता है। तो फिर आपका क्या हो जाता है? वो आ जाती है आपकी अपसारी चिंतन, डाइवर्जेंट थिंकिंग। ये डाइवर्जेंट थिंकिंग बहुत ज़्यादा जरूरी है अगर आपका बच्चा क्रिएटिव है, गिफ्टेड है। डाइवर्जेंट थिंकिंग ही होनी चाहिए। ये लगा लो छोटे बच्चों में होते हैं, 2 से 7 साल वाले बच्चों में आपकी हो सकती है कन्वर्जेंट थिंकिंग। उससे ऊपर तो डाइवर्जेंट थिंकिंग आनी ही चाहिए। उसका कारण भी क्या है? क्योंकि पियाजे ये कहता था केंद्रण होता है हमारी सोच के अंदर। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अब दूसरा जो बेस आ जाता है कि उन चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं जो चीज़ें आपके सामने हैं, एक उन चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं जो आप देख नहीं सकते। ठीक है, तो अगर उन चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं जो आप देख नहीं सकते तो वो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है। अवधारणाओं का उपयोग करते हैं, सामान्यीकरण करते हैं। ठीक है, क्योंकि देखो होता क्या है कि भैया अभी 2 है, 4 है, उसके बाद में ये 6 है, उसके बाद में अब क्या होगा? इसके बाद क्या आएगा? 8 आएगा, 10 आएगा। हमने सामान्यीकरण कर दिया, हर 2 के बाद चल रहा है, तो इसी तरह से आगे चलती रहेगी। जो फॉर्मूलाज वगैरह भी बनते हैं तो वो क्या होता है? एक जनरल पैटर्न आप देख लेते हो, फिर पैटर्न पहचान के उसको आगे बढ़ाते हो, तो वो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग वगैरह से ही होता है। जो लेटेक्स वाले क्वेश्चन होते हैं वो भी इसी तरह से चलते हैं। जबकि कंक्रीट थिंकिंग कौन सी होती है? बताओ, ये कुत्ता कौन से कलर का है?
जो आप देख कर करते हो, ठीक है। इसके अंदर एक्चुअल ऑब्जेक्ट आपके सामने होना चाहिए। इसीलिए जो छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए कहा जाता है कि आप टीएलएम का उपयोग करो, उनको एक्चुअल, क्योंकि उनकी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कब स्टार्ट होती है, जब वो 11 साल से बड़े हो जाते हैं, ठीक है। तो 5वीं 6ठी क्लास में हो जाते हैं जब, तो उनकी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग स्टार्ट होती है। जबकि कंक्रीट थिंकिंग की अगर बात करें तो ये हमारी 7 से 11 साल में हो जाती है शुरू। तो बेसिकली आपको पता चल गई क्या चीज़ें हैं, ठीक है। तो इनके बीच का बेस में आपको पता चल गया होगा। अब देखो, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग और कंक्रीट थिंकिंग दोनों की दोनों डाइवर्जेंट कन्वर्जेंट हो सकती है। डिपेंड ये करता है कि आप सोच कितना रहे हो, भिन्न प्रकार से सोच रहे हो तो वो क्या है, ठीक है। तो हर एक की परिभाषा अलग है मेनली, और वो किसी में भी फिट हो सकता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। एक ये होती है रिफ्लेक्टिव थिंकिंग। ये मेनली हमारी मेटाकॉग्निशन के बारे में जब हम पढ़ेंगे ना, अभी बताऊंगा मैं वो भी क्या होता है, तो उसके अंदर इनका बहुत ज़्यादा यूज होता है। इसके अंदर होता है हम कारण निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। कारण निकालने की मतलब कारण निकालने की तो नहीं, मतलब हम ये सोचते हैं कि जिसको जो इसमें लिखा हुआ है विशेष रूप से जो हुआ है उसके बारे में निर्णय लेने की और विश्लेषण करने की प्रक्रिया चिंतनशील की, इसके अंदर डिसीजन मेकिंग जब आप करोगे ना तो वहाँ रिफ्लेक्टिव थिंकिंग चाहिए कि अब हमें क्या करना चाहिए। आया समझ में? अब हमें क्या करना चाहिए, तो जो निर्णय लोगे वो इस हिसाब से रहते हो आप, ठीक है। जजमेंट वगैरह अगर आप लोगे तो वो आपकी चिंतनशील चिंतन के अंदर आता है रिफ्लेक्टिव थिंकिंग। फिर आपके दो इंडक्टिव थिंकिंग और डिडक्टिव थिंकिंग ये हो गए भाई, ये एक दूसरे के उल्टे होते हैं। मेनली ये हमारे दो अलग अलग मेथड होते हैं। एक होता है आगमनात्मक मेथड और एक होता है निगमनात्मक। निगमनात्मक क्या होता है, नियम से आप उदाहरण की तरफ चलते हैं। पहले बच्चों को नियम बताएंगे और उसके बाद में आप उदाहरण देंगे। नी से नियम, नी से निगमन, इस बात को ध्यान रखना। क्या होता है इसके अंदर कि जैसे आपने पहले संज्ञा बताया, बच्चों को संज्ञा बताया, उसके बाद में संज्ञा के उदाहरण दे रहे हो, तो ये क्या हो गया, ये निगमनात्मक हो गया। जबकि आगमनात्मक में क्या करते हैं, इंडक्टिव थिंकिंग के अंदर क्या होती है चीज़ें कि पहले आप उदाहरण देते हो, उदाहरण के बाद जैसे आपने बच्चों को कह दिया कि चलो बेटा आप क्लास के अंदर जो भी आपके दिमाग में आ रहा ना कुछ भी आप वो बोर्ड पे लिख के आओ। तो किसी ने लिखा बम्बई, किसी ने लिखा कलकत्ता, किसी ने लिखा खाना, किसी ने लिखा खा रहा हूँ, किसी ने कुछ भी लिख दिया। इस तरह से सारी चीज़ें कुछ भी लिख दी, ठीक है। किसी ने लिखा प्रेरणा, किसी ने मतलब अलग अलग चीज़ें लिख दी, किसी ने सोना, किसी ने जलंधर, कुछ भी लिख दिया। अब आपने क्या किया, आपने अभी बच्चों को कुछ नहीं कहा, आपने बस जो संज्ञा शब्द थे ना उनको गोला कर दिया। आपने क्या किया, गोला कर दिया। तो एक तरह से आपने क्या किया, उन बच्चों के सामने उदाहरण दे दिए। अब आप पूछ रहे हो एक बात बताओ, इन सब में कॉमन क्या है, कॉमन देख रहे हो। अब उनमें वो बच्चा पैटर्न सोचने की ढूंढने की कोशिश कर रहा है, जो कि अभी हमने बात करी थी पहले एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग अब क्या है, अब उसके सामने है वो चीज़, ठीक है। तो अब जर्नलाइज करेगा वो उन चीज़ों को, वो उनको जर्नलाइज करने की कोशिश करेगा, है ना। क्योंकि अब तो ये सामने है, तो वो तो कंक्रीट थिंकिंग भी हो सकती है क्योंकि सामने है। लेकिन अगर मैं बात करूं मेनली क्या चीज़ें हैं, जब वो जर्नलाइज करने की कोशिश कर रहा है कि अच्छा अब ये चीज़ ये तो सबके नाम है, तो वो कहेंगे सर ये सभी नाम है। तो अब टीचर बताएगा, तो किसी भी चीज़ का अगर नाम होता है, चाहे विषय, वस्तु, स्थान वगैरह जो भी सारी चीज़ें, वो उसको डेफिनेशन बता देगा। तो उदाहरण के बाद में, तो इस दौरान जो बच्चे की थिंकिंग चल रही थी वो इंडक्टिव यानी आगमनात्मक चिंतन था। निगमनात्मक चिंतन कैसे है, पहले आपने बता दिया कि बेटा देखो किसी भी चीज का अगर नाम होगा ना तो वो संज्ञा होगी। तो बच्चे ने माना कि जो आपने बताया है वो सही है, ठीक है। तो उसके आधार पर वो उदाहरण निकाल देता है। तार्किक रूप से आवश्यक है कि अगर दावे सब ठीक है, दावे यानी कि आपने जो बताया वो सब ठीक है, तो निष्कर्ष भी सही होगा। इसका मतलब अब किसी का भी अगर नाम बता दिया तो इसका मतलब उसने राम बोला है, तो राम भी क्या है, राम भी नाम है, तो इसका मतलब ये भी संज्ञा होनी चाहिए। तो इसका मतलब ये चीज़ होती है। तो डिडक्टिव थिंकिंग में क्या माना जाता है कि जो चीज़ बता दी, जो हमारे हिसाब से जो चीज़ बताई है, दावे अगर सही करें तो कंक्लूजन भी हम उसके हिसाब से निकाल लेंगे, कंक्लूजन, उदाहरण, ये सब भी उसके हिसाब से देंगे, तो वो भी ठीक होने चाहिए। तो ये वाली चीज़ होती है। तो फर्क पता चल गया आपको इंडक्टिव थिंकिंग डिडक्टिव थिंकिंग में। एक और आपको बता देता हूँ कैसे, एक मैथ्स का एग्जाम्पल भी ले लेते हैं। मान लो आपको जो परिमाप निकालना है वृत्त का, तो एक है कि आप डायरेक्ट बच्चों को बताओ भैया ये 7 सेंटीमीटर की ये त्रिज्या है इसकी, ठीक है। तो आप इसका बताओ इसका परिमाप कितना होगा, 44 होगा, ठीक है। अब
बच्चा कैसे करेगा, पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर लगा के कर लेगा। 2 पाई आर में क्या होगा, 2 × 22/7, उसके बाद में आप उसको बताते जाओ और वो निकालता जाएगा। तो ये क्या चीजें हैं, ये आपकी हो रही है डिडक्टिव थिंकिंग। पहले आपने फॉर्मूला बता दिया, लेकिन बच्चा फॉर्मूला बनाए, कैसे फॉर्मूला बनाएगा, आपने उसको अलग अलग वृत्त दे दिए, अलग अलग वृत्त दे दिए, या फिर आपने अलग अलग चीजें बता दी कि भैया देख 7 थी तो 22 है, सॉरी 7 थी तो 44 हो गई, 14 हो गई तो ये 88 हो गई है, ये 21 हो गई है तो ये 132 हो गई है। इस तरह से आपका परिमाप इस तरह से बढ़ रहा है भाई, तो बच्चा कहेगा, फिर बच्चा उसके हिसाब से जनरलाइज करने की कोशिश कर रहा है। तो ये आपका क्या होता है, ये इंडक्टिव थिंकिंग होती है। इसी तरह से स्क्वायर वाले केस में भी हो सकता है, वर्ग वाले केस में भी हो सकता है कि चार भुजाओं की जो होती है कि अगर एक भुजा है मेरी 4 सेंटीमीटर तो उसका परिमाप होगा 16, अगर 5 है तो हो गई 20, 6 है तो हो गई 24, ठीक है, तो 7 है तो हो गई 28। तो ये क्या है, तो ये वो बच्चा कहेगा कि ये तो 4 गुना चल रहा है, तो यहां से वो फॉर्मूला खुद बना लेगा। तो वो आपकी आगमनात्मक थिंकिंग हो गई, चिंतन हो गया। नेक्स्ट पे चलते हैं अब हम। लॉजिकल थिंकिंग क्या होती है, रिलेशन बिटवीन फैक्ट्स एंड फॉर चेन फॉर रीजनिंग दैट मेक सेंस। तथ्यों के बीच संबंध और तर्क की श्रृंखला के बाद निष्कर्ष निकालना। जब ये लॉजिकल थिंकिंग हो जाती है, तथ्य चेक करते हैं आप, तो लॉजिकल थिंकिंग हर जगह यूज होती है। डिडक्टिव थिंकिंग में भी होगी, इंडक्टिव थिंकिंग में भी होगी। आया समझ में। इससे जो दूसरी होती है लॉजिकल थिंकिंग की, जो उल्टी होती है ना, आप कुछ चीजें और समझ लो। एक तो डाइवर्जेंट थिंकिंग जो मैं बता रहा हूं, कुछ और बातें, ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं जहां से बार बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। डाइवर्जेंट थिंकिंग का तो आपको 100% क्वेश्चन दिखेगा ही दिखेगा एक पेपर के अंदर, यानी कि ये अपसारी चिंतन है जो वो ये कहा जाता है कि आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग है, और ये क्रिएटिव और क्रिटिकल थिंकिंग के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है। बच्चे की सोच खुली होनी चाहिए, वो हर एक ऑप्शन को देखे कि हाँ ये भी हो सकता है या ये भी हो सकता है। वो जो भी वाली चीज़ आई है ना हमारे एनसीएफ में, वो यहीं से आई है कि ये ही वाली चीज़ गलत है, कि यही होगा वो गलत है, ये भी हो सकता है, ये चीज़ हमें बच्चे के अंदर लानी है, ठीक है। फिर आपका क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग के लिए अंदर मेटाकॉग्निशन होता है, एनालिसिस होता है और रिफ्लेक्शन होता है। मेटाकॉग्निशन के बारे में अभी नीचे हम पढ़ेंगे। क्रिटिकल थिंकिंग क्या होती है, समालोचनात्मक चिंतन क्या होता है, इसके अंदर मेटाकॉग्निशन होता है, एनालिसिस होता है। मतलब आप समझोगे ना, आपने सुना होगा ये चीज़ कि क्रिटिकली थिंक करो इसको, मतलब बहुत गहन विचार करो। तो गहन विचार कैसे हो सकता है, मेटाकॉग्निशन हो सकता है, एनालिसिस हो सकता है और रिफ्लेक्शन यानी कि मनन हो सकता है। अब मेटाकॉग्निशन क्या होता है, मेटाकॉग्निशन होता है अपनी सोच के बारे में सोचना, समझ रहे हो, थिंक अबाउट योर थिंकिंग, कि आप वो सोच रहे हो जो आपका, मतलब बेसिकली अगर मैं बताऊं तो मेटाकॉग्निशन में क्या होगा कि हम अपने बारे में सोच रहे होंगे, अपना ज्ञाता होना चाहिए, मैं कैसे सोच रहा हूं ये सोचना है। थिंकिंग अबाउट योर ओन थिंकिंग, कि हम अपनी थिंकिंग के बारे में सोच रहे होंगे कि मैं कैसे सोच रहा हूं, ठीक है। तो ये आपका हो जाता है मेटाकॉग्निशन। उसको इवेलुएट करेंगे, उसका मूल्यांकन करेंगे अपने चिंतन का, अपने चिंतन के बारे में सोच रहे होंगे और स्वयं के ज्ञाता होंगे। स्वयं के ज्ञाता में मतलब मैं अपने आप को जानता हूं, मैं कैसे सोचता हूं। एक आध बार ये क्वेश्चन भी आ जाता है, ये DEET+V वगैरह में पूछा हुआ है कि राइट हेमिस्फेयर स्पेशल रिलेशनशिप के लिए और पैटर्न रिकॉग्निशन के लिए होता है, इसीलिए ये मैथ्स वगैरह, रीजनिंग वगैरह इसके लिए माना जाता है, जबकि लेफ्ट हमारा लैंग्वेज वगैरह इनके लिए माना जाता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अब ये सीधा सीधा जो मॉडल है IPC मॉडल है, इसकी कई बार स्टेज पूछ ली जाती है। पहले प्रोसेसिंग होती है, कैटेगराइजेशन होता है, रिस्पॉन्स सिलेक्शन होता है, रिस्पॉन्स एग्जीक्यूशन होता है। इसमें इससे अलावा और कोई चीज़ नहीं है। फिर हमारा लैंग्वेज रिलेटेड फैक्ट। लैंग्वेज समझो भाषा से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो जान लेते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई, ये आपकी इंग्लिश पेडागोजी में भी पूछा जाएगा, हिंदी पेडागोजी में भी पूछा जाएगा और CDP में भी पूछा जाएगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई हिंदी में भी आपको पता होना चाहिए। अर्थ के आधार पर, अगर अर्थ के आधार पर देखिए तो मॉर्फिम, इंग्लिश पेडागोजी में मॉर्फिम लिखा आएगा, हिंदी में रूपिम लिखा आएगा, जबकि साउंड के आधार पर, ध्वनि के आधार पर आपकी कौन सी होगी, स्वनिम यानी कि फोनिम। आपको पता होना चाहिए इस चीज को, ठीक है। तो बेसिकली मैंने आपको 2-3 चीजें बताई हैं। पहली क्या है कि
अर्थ के आधार पर देखा जाए मॉर्फेम है, यानी कि जो आप जिसको कहते हैं वर्ड, वर्ड जो और उसके टुकड़े ना हो पाए तो वो मॉर्फेम है, छोटी सबसे छोटी इकाई। जबकि ध्वनि के आधार पर वो हमारी फोनीम होती है, ठीक है, स्वनिम जिसको हम बोलते हैं। फिर आपका फोनोलॉजिकल अवेयरनेस। फोनोलॉजिकल अवेयरनेस जब किसी भाषा के बारे में आपको जानकारी हो जाए और आप उसको मैनिपुलेट कर पाए साउंड स्ट्रक्चर को, या फिर आप जैसे अभी आप बात कर रहे हो, ठीक है, आपको पता होना चाहिए एफ में और पीएच इसमें फ़र्क क्या है, फ़र्क इनके बीच में आपको पता होना चाहिए, फोनिकोलॉजिकल अवेयरनेस है। इसकी साउंड में और इसकी साउंड में क्या फ़र्क होगा, ठीक है, क्या फ़र्क है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये है फ, ये क्या है फ, फ कौन से वाला, ये वाला फ, और ये है फ। ये फ जब मैं बोल रहा हूँ तो ये वो फूल है, फूल कौन सा, जो हिंदी वाला फूल होता है, जो इंग्लिश में फूल बोलते हो वो इससे बोलते हो। जब ये आप बोलोगे ना फूल, तो इसमें आपके होठ मिलेंगे नहीं आपस में, और आपका जो दांत होंगे, ऊपर वाले दांत होंगे, ये नीचे वाले होठ को टच करेंगे, तो ये फ है, फ, ठीक है। और ये जो फ है, फ आपका प जैसे बोल रहे हो वैसे फ बोला जाता है, और इसमें आपके होठ बंद होंगे एक बार। तो ये वाली जो चीजें होती है फोनोलॉजिकल अवेयरनेस होती है, इसके आधार पर आप इसके बारे में चिंतन करेंगे, हेर फेर करने की कोशिश करेंगे, तो ये सारी चीजें चलती है, ठीक है। फिर आपका होता है अर्ली स्टेज। अब अर्ली स्टेज कौन सी, 2 से 7 साल, अर्ली चाइल्डहुड, ये सेंसिटिव पीरियड होता है लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, आप इस बात को समझ लो। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। अब हमारी दो चीज़ होती हैं, एक होता है सिंटैक्स, सिंटैक्स आपका क्या होता है वो हम जान लेते हैं, और एक होता है आपका सिमेंटिक। हिंदी में कहें तो एक होता है वाक्य विन्यास, और एक होता है अर्थ विज्ञान। वाक्य विन्यास क्या होता है, समझ लेना एक चीज़, जो ग्रामेटिकली आपका ठीक होता है उसको बोलते हैं सिंटैक्स। कि भैया मैं खाना खाता हूँ, मैं खाना खाता हूँ, ये क्या है, ये आपने एक हिंदी में एक लाइन बोली है। तो हर भाषा के अपने रूल्स होते हैं, जो ग्रामेटिकल रूल फॉलो करे वो सिंटैक्टिकली करेक्ट होगा, उसका सिंटैक्स बिल्कुल ठीक होगा। लेकिन उसका मतलब निकले तो आपका सिमेंटिक वो ठीक होगा। जैसे आई ईट वोटर, आई ईट वोटर, क्या ये बात सही है गलत है, आपकी ग्रामेटिकली तो ये सही है क्योंकि पहले सब्जेक्ट आया है, फिर वर्ब आया है, फिर ऑब्जेक्ट आया है, एस ओ वी वाला फॉर्मूला चलता है यहाँ पे, ठीक है। हिंदी के अंदर देखें तो एस वी ओ, ठीक है, एस वी ओ, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। और जो हिंदी होता है, हिंदी के अंदर होता है एस ओ वी। यहाँ क्या होता है कि मैंने खाना खाया, तो ये इस तरह का हो जाता है, ठीक है, मैं खाना खाता हूँ, इस तरह का ये चीज़ें हो गई कि वहाँ पहले ऑब्जेक्ट आता है उसके बाद वर्ब आती है, तो ये उसकी ग्रामर है, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश की अलग हो सकती है। लेकिन अब दिक्कत क्या आती है, दिक्कत ये आती है कि अब जो पानी होगा उसको खा तो नहीं सकते ना, तो वो सिमेंटिकली अर्थ विज्ञान के आधार पर वो चीज़ गलत है। तो यानी अगर किसी का कोई मीनिंग नहीं बन रहा, या मीनिंग में अगर कोई दिक्कत है, वो सिमेंटिकली गलत हो जाता है। और अगर ग्रामर उसकी गलत हो तो वो सिंटैक्टिकली ठीक हो जाता है। तो दो तरह की चीज़ें होता है, एक होता है सिमेंटिक, एक होता है सिंटैक्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अब हम लैंग्वेज हैज़ एन इन्फ्लुएंस ओवर थॉट प्रोसेस। लैंग्वेज का हमारे थॉट प्रोसेस के ऊपर प्रभाव होता है, ये वाली बात सही है, और ये वाली बात वाइगोत्स्की ने कही थी। आगे हम बात करेंगे पियाजे वगैरह ने भी क्या कहा है। फोनोलॉजिकल रूल, एक्सेप्टेबल साउंड कॉम्बिनेशन ऑफ अ लैंग्वेज। अलग अलग साउंड के जो कॉम्बिनेशन होते हैं उनको एक्सेप्ट किया जाता है, उनको कहते हैं फोनोलॉजिकल रूल्स, की भैया वो रूल्स हैं। फिर कह रहे हैं द पोजिशन वेयर थॉट पैटर्न आर इन्फ्लुएंस्ड बाय लैंग्वेज इज कॉल्ड लिंग्विस्टिक डिटर्मिनेशन। जब आपका थॉट, जो आपके विचार हैं, विचारों पर आपका भाषा का प्रभाव पड़ने लग जाए तो उसको भाषाई निर्धारण कहा जाता है। इस बात को समझ लो, ठीक है। अब देखो पियाजे क्या कहता है, पियाजे ये कहता है, पियाजे ने लैंग्वेज के बारे में क्या बातें की हैं वो हम बात जान लेते हैं। पहले तो ये कहा है कि विचार पहले आते हैं और लैंग्वेज बाद में आती है, और उसने कहा है कि लैंग्वेज का विचार के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि विचारों का लैंग्वेज के ऊपर फर्क पड़ता है, ऐसी कोई बात कहता है वो।
दूसरा क्या है कि पहले वो जो बच्चा होता है वो खुद से बात करता है, ईगोसेंट्रिक स्पीच होती है उसकी, और उसके बाद में उसकी सोशलाइज स्पीच होती है। पहले उसको कोई भी बात करने के लिए बंदा नहीं चाहिए, वो अपने आप से बात करता रहेगा। उसके बाद में वो सोशलाइज स्पीच होगी उसकी, वो बाद में होगी। ईगोसेंट्रिक स्पीच उसकी 2 से 7 साल में होती है, सोशलाइज स्पीच 7 से 11, यानी थर्ड स्टेज में, जो ये प्री ऑपरेशनल स्टेज में रहता है, ये उसके बाद वाली में कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में चली जाती हैं। ठीक है, तो चलो, और वो मोनोलॉग होता है, ये तो आपको पता ही होगा, ये हमने बात भी करी थी। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं अब हम, यानी बताया ना ईगोसेंट्रिक स्पीच क्या है, अहम केंद्रित भाषा है भाई। ठीक है, हिंदी में भी मैं दोबारा बता रहा हूं आपको। इसमें बच्चा, उसको किसी श्रोता की जरूरत नहीं होती, किसी लिसनर की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए वाइगोत्स्की ने क्या कहा है। वाइगोत्स्की ने ये कहा है कि जो हमारी भाषा होती है पहले 2 साल तक तो वो 2 अलग अलग चीजें होती हैं, भाषा और विचार अलग अलग होते हैं, लेकिन फिर वो एक दूसरे के ऊपर आश्रित हो जाते हैं। ठीक है, विचार भी भाषा को करेगा अफेक्ट, और भाषा भी विचार को अफेक्ट करेगी। जब भाषा विचार को अफेक्ट करती है तो उसको क्या कहते हैं, लिंग्विस्टिक डिटर्मिनेशन, भाषाई निर्धारण है। हमने ये अभी पढ़ा था। ठीक है, अब समझो, अब जो ये वाइगोत्स्की है, वाइगोत्स्की ने कौन सी भाषाओं के बारे में बात करी है, देखो कह रहे हैं 0 से 3 साल तक भाषा बच्चा बस वो करता है कि जब उसको कोई चीज चाहिए होती है ना, जैसे छोटा बच्चा है, 1 साल से छोटा बच्चा है, वो रो के दिखा देगा जब उसको दूध चाहिए होगा। तो कह रहे हैं कि स्पीच इज नॉट कंस्ट्रक्टेड यूजिंग लैंग्वेज, उसको बस कोई चीज चाहिए होती है, कोई सोशल चेंज करना होता है, कुछ भी करना होता है, अपने पेरेंट्स से कुछ चाहिए होता है, तो वो रो के दिखा देता है, कुछ इशारे करके दिखा देता है। ये सारी जो चीजें होती हैं ये उसकी चलती है। ये प्री इंटेलेक्चुअल स्पीच है, पूर्व बौद्धिक भाषा है, क्योंकि उसका अभी तक क्या थी, भाषा और विचार अलग अलग थे। ठीक है, फिर आपकी प्राइवेट भाषा, प्राइवेट स्पीच क्या है, जब आप अपने बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए कोई बात खुद से कहते हो ऊंचे स्वर में। आज भी देखा जाए तो हम खुद से तो बात करते हैं, लेकिन वो ऊंचे स्वर में बात नहीं करते हैं। लेकिन जब छोटा बच्चा होता है तो वो, उसको पता नहीं होता, वो खुद से बात करता रहता है अपने बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए ऊंचे स्वर में, तो उसको कहा जाता है प्राइवेट स्पीच। ठीक है, वो अपने एक्शंस को गाइड करता है, वो खुद को नियंत्रित करता है, खुद को निर्देशित करता है। फिर आती है साइलेंट स्पीच में क्या आ जाता है, या इनर स्पीच। इसमें क्या होता है, जब हम खुद से तो बात करेंगे, लेकिन हम सबके सामने नहीं, मन में सोच के खुद से बात कर लेंगे। जैसे आपने देखा हो ना सीरियल वगैरह में कर, उसी को कोई कुछ सोच रहा होता है तो वो ऊंची आवाज में आपको कर देते हैं, बोल देते हैं, लेकिन बच्चा एक्चुअली ऊंची आवाज में खुद के मुंह से बोल के अपने आप को कंट्रोल करता है। लेकिन आज भी हम देखा जाए तो हमारे मन में अगर कोई चीज चल रही होती है तो हम चुप रहते हैं, लेकिन वो चीज सोचते रहते हैं, और वो एक भाषा में सोचते हैं। ठीक है, चलिए ये चीज हो जाएगा। फिर आपका चोम्स्की ने कहा था कि बच्चे भाषा के बारे में निश्चित ज्ञान के साथ पैदा होते हैं और उनमें भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है। चोम्स्की ने ये वाली बात कही थी भाई। ठीक है, आपके हो गए हैं, अब हम पहुंच गए हैं संवेग पर। संवेग क्या है, एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती है। अब ये कुछ नेगेटिव संवेग भी हो गए हैं, कुछ पॉजिटिव भी हो गए हैं। नेगेटिव कौन से हैं, डर हो गया, एंगर हो गया, गुस्सा, ये वाली सारी जो चीजें होती है, सैडनेस, ये नेगेटिव हो गया। जॉय, ट्रस्ट, लव, ये क्या है, पॉजिटिव हो गए। ये आप बस फील कर सकते हो, ये कोई चीज नहीं होती जिसको लेके रख लोगे। ठीक है, अब कह रहे हैं इमोशन और कोग्निशन, एक चीज होती है इमोशनल डेवलपमेंट और कोग्निटिव डेवलपमेंट। तो ये कह रहे हैं ये एक दूसरे में बिंधे हुए हैं। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल आपको दिखते हैं कि आप जब स्ट्रेस में होते हैं तो आपसे आप कोई चीज सही तरह से सोच भी नहीं पाते हो। क्यों? क्योंकि आपके इमोशंस आपके ऊपर हावी हो रहे हैं, वो आपको उन चीजों को रोक रहे हैं। तो ये वाली सारी चीजें होती है। लेकिन ये बात कही है जॉर्ज नोक में, एक ये ऐसे साइकोलॉजिस्ट आप कह सकते हैं जिन्होंने कहा था नहीं, कोग्निशन और इमोशन दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हैं, स्वतंत्र हैं। ये वाली बात इन्होंने कही है, बाकी मैंने आपको बता ही दिया। बाकी जो जर्नल में, जैसे ऐसे तो पियाजे ने भी कहा है। पियाजे ने क्या कहा है, पियाजे ने ये वाली बात कही है कि भैया भाषा बाद में आती है, थिंकिंग पहले आती है, और भाषा का कोई फर्क नहीं पड़ता थिंकिंग के ऊपर। लेकिन नहीं, ऐसा तो नहीं है। तो बस ये बात याद करने के लिए है कि जोजंग ने कही थी कि कॉग्निशन और इमोशन आर इंडिपेंडेंट। बाकी सब लोग यही मानते हैं कि भैया ये डिपेंडेंट होते हैं। तो इमोशन डिपेंड ऑन कॉन्शियसनेस एंड फीलिंग। संवेग चेतना व भाव पर निर्भर करते हैं। समझ लो, आसान बात थी ये तो।
इमोशंस आर सब्जेक्टिव सो दे आर डिफिकल्ट टू स्टडी। इमोशन सब्जेक्टिव हैं, सब्जेक्टिव यानी हर पर्सन टू पर्सन बदलते रहते हैं, जो चीज नीचे लिखी हुई है। अब आपका रीजनिंग वाला जो क्वेश्चन वो कैसे बनेगा, ये आपका ऊपर लिख देंगे और ये वाला उसका रीजन लिख देंगे, ठीक है। तो ये वाली बात आपको पता होनी चाहिए कि संवेग व्यक्तिपरक होते हैं, इनका अध्ययन करना मुश्किल होता है। और क्यों व्यक्तिपरक होते हैं, क्योंकि ये व्यक्ति के हिसाब से बदलते रहते हैं, ठीक है, व्यक्ति के हिसाब से वो बदलते रहते हैं। अब उसका कारण भी है, उसका कारण भी अगर हर व्यक्ति के हिसाब से अगर आपको ये प्रूव करना हो कि इमोशंस बदलते रहते हैं तो वो हम समझ लेते हैं। जैसे एक चीज़ है, मान लो एक फ्रस्ट्रेशन, एक आपने सुना होगा कि मैं फ्रस्ट्रेटेड हूँ। फ्रस्ट्रेटेड कोई बंदा कैसे होता है, ये बहुत कॉमन वर्ड है। ये जो कुंठा ये वर्ड है ना, ये बहुत कॉमन है। हिंदी में तो कुंठा ज़्यादा यूज़ नहीं करते, लेकिन इंग्लिश में फ्रस्ट्रेशन बहुत यूज़ करते हैं कि मैं फ्रस्ट्रेट हो गया, ये हो गया। फ्रस्ट्रेट कब होते हैं, कुछ भी हर चीज़ में वो कोई बंदा ये कह देता है मैं फ्रस्ट्रेशन में हूँ। लेकिन फ्रस्ट्रेशन का मीनिंग क्या होता है, फ्रस्ट्रेशन का मीनिंग होता है जब आप कोई चीज बहुत मन से करना चाहते हो लेकिन आपको उसका कंट्रोल ना दिया जाए, आपको वो चीज करनी ना दी जाए, तो आपको फ्रस्ट्रेशन होती है। या आप कोई चीज देखो कि देखो एक कैसे बेवकूफ बना रहा है, ये चीज तो ऐसे होनी चाहिए थी, तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, ठीक है। आप इंडिया हार गई, फ्रस्ट्रेट नहीं होगे, ठीक है। अगर आप खेलते हो, क्रिकेट खेलते हो और आपको ये लगता है कि भैया आप उस टीम में होने चाहिए थे, तो आपको फ्रस्ट्रेशन होगी। आपको वो रोल नहीं दिया गया, आपको वो चीज नहीं दी गई, तो आप फ्रस्ट्रेशन होगे। तो क्या होता है कि अगर एक व्यक्ति किसी क्रिया को मूल्यवान मानता है लेकिन उस क्रिया को करने के लिए उसके पास बहुत कम नियंत्रण है, तो उसे कुंठा होगी, तो उसे कुंठा होगी कि वो क्रिया वो कर ही नहीं पा रहा जिस चीज में उसका इंटरेस्ट है, ठीक है। अब फिर आपका होता है व्हेन देयर इज अ फियर ऑफ फेलियर। अब दूसरी चीज होती है अब यही वाली बात आ गई ना। अब कोई बंदा हो सकता है, किसी बंदा जो हर एक बंदा है इसके ऊपर कैसे फर्क पड़ता है, हो सकता है मुझे कुछ करने का मन हो, दूसरे बंदे को कुछ करने का मन हो, चीज सेम होगी लेकिन हमारे इमोशंस अलग अलग होंगे। क्यों, क्योंकि उसको उस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे को फर्क पड़ता है, तो मैं उस चीज के लिए फ्रस्ट्रेट हो जाऊंगा। फिर एक होती है कुंठा, कुंठा कह रहा हूं, दुश्चिंता। दुश्चिंता क्या होती है कि अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा। मतलब मेन चीज क्या होती है कि मान लो जैसे आपका कोई रिजल्ट आने वाला है, उसमें आप पास भी हो सकते हैं, उसमें आप फेल भी हो सकते हो, लेकिन आप केवल सोच रहे हो फेलियर के बारे में। क्यों, क्योंकि आपको उसका डर है, तो आपको क्या होगी, एंग्जाइटी होगी। वहां आपको फ्रस्ट्रेशन नहीं होगा, समझ रहे हो उस चीज को, वहां आपको दुश्चिंता होगी। तो इन चीजों के बारे में इनमें जो फर्क होता है वो आपको पता होनी चाहिए। अब मान लो आपको कभी आप किसी एक्टिविटी में अगर पास हो गए तो वहां आपको गर्व होगा, प्राउड फील करोगे कि हाँ मैं इस चीज में पास हो गया, ठीक है। और ये प्राउड ये पॉजिटिव चीज होती है, प्राउड वगैरह, प्राउड हो गया, खुशी हो गया, ये सारी चीजें, ठीक है। फिर आपका इमोशंस आर कम्प्लेक्स पैटर्न ऑफ अराउजल एंड कोग्निटिव इंटरप्रिटेशन। संवेग, उत्तेजना और संज्ञानात्मक व्याख्या की एक जटिल पैटर्न है। सिंपल चीज थी ये तो, इसमें तो समझाने लायक कुछ है नहीं। इमोशनल प्रोसेस इन्वॉल्व्स फिजियोलॉजिकल एज वेल एज साइकोलॉजिकल रिएक्शन। इमोशंस के अंदर फिजिकल रिएक्शन भी आ जाते हैं और साइकोलॉजिकल रिएक्शन भी आ जाते हैं, दोनों आ जाते हैं, ठीक है। इमोशंस गिव मीनिंग टू लर्निंग एक्सपीरियंस एंड नीड टू बी इंटीग्रेटेड विद इन लर्निंग प्रोसेस। इमोशंस के अंदर हमारी, देखो इमोशंस को ये माना गया है कि इसको हमें लर्निंग प्रोसेस में देना चाहिए, स्थान देना चाहिए अपने लर्निंग प्रोसेस में। क्यों, क्योंकि इससे जो हमारे लर्निंग एक्सपीरियंस होते हैं ना, उनको एक मीनिंग मिलता है, उनको एक अर्थ मिलता है, और ये बहुत महत्वपूर्ण होता है हमारे लिए, ठीक है। इमोशंस आर इनएक्सट्रेबली इंटरवीन्ड एंड मोटिवेशन एंड लर्निंग विद मोटिवेशन और लर्निंग के साथ इमोशंस बहुत एक तरह से अटूट तरह से जुड़े हुए हैं, ये आप मानते हो, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट पे चलते हैं। एडोलसेंट में क्या होती है, एंग्जाइटी होती है, और खुद की ऑटोनॉमी के लिए, क्योंकि उनको फेलियर होने का डर होता है, इस वजह से उनमें एंग्जाइटी आ जाती है, ठीक है। अच्छा, अब जो ये एंग्जाइटी, अब जो छोटा बच्चा होता है उसमें दो तरह की एंग्जाइटी रहती है, वो समझो वो कैसी होती है। एक तो होती है स्ट्रेंजर एंग्जाइटी, एक होती है सेपरेशन एंग्जाइटी। स्ट्रेंजर एंग्जाइटी कैसी होती है, जो बाहर का कोई बंदा होता है वो उसके पास आता है, उसको लेने की कोशिश करता है, तो स्ट्रेंजर एंग्जाइटी आ जाती है। सेपरेशन एंग्जाइटी क्या होती है, जब जो बच्चा होता है
का जो प्राइमरी केयर गिवर है वो हो सकता है माँ हो, वो हो सकता है दादी हो, मतलब जिसके पास वो बच्चा ज़्यादा रहता है वो बंदा उससे दूर चला जाए तो उसके अंदर सेपरेशन एंग्जाइटी होती है। उस उनके लिए वो अगर वो रोता है कि अगर कोई उससे दूर चला गया तो सेपरेशन एंग्जाइटी है। जो बंदा स्ट्रेंजर है वो उसके पास आता है तो स्ट्रेंजर एंग्जाइटी है। तो ये दो चीज़ें होती हैं। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। इमोशनल डेवलपमेंट। इमोशनल डेवलपमेंट हमने बता ही दिया कि एक ऑर्डरली प्रोसेस होता है जब हम कम्प्लेक्स इमोशंस, मतलब पहले हमारे सिंपल इमोशन होते हैं और सिंपल इमोशन से हम कम्प्लेक्स इमोशंस की तरफ बढ़ते हैं तो वो हमारा इमोशनल डेवलपमेंट हो जाता है। इमोशनल इंटेलिजेंस के अंदर हमारी सेल्फ अवेयरनेस आती है, सेल्फ मैनेजमेंट आता है, मतलब हम अपने इमोशंस के बारे में कितना जानते हैं, उनको मैनेज कैसे कर पा रहे हैं, उनकी हमें सोशल अवेयरनेस कैसी है, सोशल स्किल कैसे हमारे दूसरे बंदों के साथ में, उस बंदे का इमोशनल इंटेलिजेंस उतना ज़्यादा हाई होगा। समझो, अब अपने इमोशंस को कंट्रोल में कोई बंदा किस तरह से रख पाता है, अवेयर होगा, मैनेज करेगा, सोशल अवेयरनेस होगी, कहाँ कौन सा इमोशन उसको दिखाना है, कहाँ नहीं दिखाना है, और उसके दूसरे बंदों के साथ रिलेशन कैसे होंगे, वो होगा इमोशनल इंटेलिजेंट बंदा। ठीक है। अब आपका पुनर्बलन, रीइंफोर्समेंट। रीइंफोर्समेंट की बात की थी स्किनर ने। किसने बात की थी? स्किनर ने बात की थी, व्यवहारवादी ने। ये क्या कहते थे? ये कहते थे कि अगर मुझे कोई चीज़ करवानी है तो मैं रीइंफोर्स करूंगा, कोई चीज़ मुझे नहीं करवानी तो मैं पनिशमेंट दूंगा। ये दो चीज़ें थे। अब इसके अंदर भी दो अलग अलग चीज़ें थी। एक तो आपका हो जाता है, एक एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको, देखो समझना। बहुत सारे लोग ये कह देते हैं कि अगर कोई टीचर किसी को आंख दिखा रहा है तो वो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है। नहीं, वो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट नहीं है, वो आपका पनिशमेंट है। अब होता क्या है, समझ जो इस चीज़ को। आपको बहुत बेसिक बात बताता हूँ। मान लो आप कोई चीज़ करवाना चाह रहे हो और तो उसके बीच में जितनी भी बाधाएं हैं, यानी एक बच्चा है, उसको आप चाहते हो कि ये बच्चा बहुत पढ़े, तो उसके पढ़ने के लिए आप क्या कर रहे हो? उसके पढ़ने के लिए उसको अलग अलग चीज़ें लेकर आ रहे हो। ठीक है, अलग अलग चीज़ें कैसे है? उसको जैसे उसको प्राइज़ दे दिया आपने, उसको कुछ वो दे दिया, उसको लालच वगैरह दे रहे हो, तो ये सब क्या होगा? ये सब उसके लिए पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट होगा। अच्छा, वो फर्स्ट आया, उसको फर्स्ट आने पे उसको आपने चॉकलेट दे दिया, आपने ये कर दिया, तो वो क्या था? वो आपका पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है। जबकि हमारा नेगेटिव रीइंफोर्समेंट क्या होगा कि उस बच्चे को गर्मी लगती थी, गर्मी लगती थी तो आपने कि उस बच्चे को, अब जो वो बच्चा पढ़ रहा है उस बच्चे के लिए आपने एसी लगवा दिया। एसी लगवा दिया तो अब क्या है कि उसको गर्मी लगती तो आपने क्या किया? गर्मी दूर करी है, उसकी क्या करी है? गर्मी दूर करी है। एक बच्चा ठंड से कांप रहा है, वो पढ़ना चाह रहा है, उस बच्चे को आप गर्म कपड़े दे दोगे, गर्म कपड़े दे दोगे। मेनली क्या होता है, ये जो रीइंफोर्समेंट होता है ये बच्चे को अच्छा ही लगेगा, ये बच्चे को कभी बुरा लग ही नहीं सकता। इस बात को समझ लो। क्यों? क्योंकि एक में तो उसको इनाम दोनों में मिलेगा, एक में मिलेगा पॉजिटिव कुछ इनाम मिलेगा, दूसरे में कुछ इस तरह का इनाम मिलेगा जो उसकी बाधाएं खत्म करता होगा। समझो एक चीज। अब अगर एक बच्चा है जो दो तरह की गिफ्ट अभी मैं आपको बताऊंगा। एक तो है बच्चा पढ़ाई किया, फर्स्ट आया, उसको साइकिल दे दिया। अब साइकिल और पढ़ाई का कोई फर्क नहीं है, इसका कोई मतलब ही नहीं है उसको। ठीक है। लेकिन एक बच्चा है, उसको कच्ची पेंसिल दे रखी है, कच्ची पेंसिल दे रखी है और वो बच्चा लिख नहीं पाता उससे। अब आपने वो कच्ची पेंसिल लेके उससे और आपने एक पक्की पेंसिल दे दी। समझ रहे हो ना कच्ची पक्की का फर्क क्या है? जो जिसकी नोक बार बार टूट जाती है, या आपने वो दे दिया। तो अभी ये जो साइकिल दी है ये उसके लिए एज अ रिवॉर्ड है, और ये जो पक्की पेंसिल दी है ये एज अ रिवॉर्ड नहीं दी थी आपने, ये उस बच्चे को आपने कि बच्चा अच्छे से पढ़ पाए उसके लिए दी थी। तो ये नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है। और किस तरह का रिवॉर्ड हो सकता है? एक बच्चा उसको बहुत परेशान करता है जब वो पढ़ाई करता है, ठीक है, तो आपने उस बच्चे को दूसरी तरफ बैठा दिया कि बेटा तू यहां आके पढ़। तो ये आपने उसके बीच की जो बाधा थी एक वो चीज खत्म कर दी। एक बच्चा दौड़ रहा है, आप चाहते हो ये बच्चा दौड़ता रहे, ये बच्चा बहुत बढ़िया वो करे, लेकिन उस बच्चे के पास जूते नहीं है, आपने उस बच्चे को जूते लाके दे दिए। ये नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है। ठीक है। क्यों? क्योंकि उसमें जो बाधा थी वो आप खत्म कर रहे हो कि ये बाधा उत्पन्न हो सकती थी उसके दौड़ने में, या फिर उसके जूते के अंदर कोई कांटा घुसा हुआ है वो आपने निकाल दिया, तो आपने वो बाधा हटा दी।
जबकि पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट क्या है, आप रिवॉर्ड कर रहे हो, आप कह रहे हो शाबाश बेटा तू बहुत अच्छा कर सकता है, मोटिवेट कर रहे हो उसको। ये जो चीजें होती हैं ये क्या है, ये आपका पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट होता है। जबकि नेगेटिव पनिशमेंट, अब पनिशमेंट भी दो तरह की होती है आपकी। पनिशमेंट समझो, पनिशमेंट तो कैसे दो तरह की होगी, ये बच्चे को कभी भी अच्छी नहीं लगेगी, इस बात का ध्यान समझ लेना। अगर आपको कभी ऐसा लग रहा है कि पनिशमेंट कौन सी चीज होगी जो बच्चे को अच्छा ना लगे, आप उस बच्चे को आंख दिखाओ, आप उस बच्चे को गाली दो, आप उस बच्चे को मारो पीटो, ये सब पॉजिटिव पनिशमेंट है। नेगेटिव पनिशमेंट क्या है, आप उस बच्चे से कुछ चीज छीन लो, कुछ चीज छीन लोगे तो अब वहां क्या था, वहां आप उस बच्चे से वो चीज छीन रहे थे जो उसको अच्छी लगे कि हाँ भाई ये चीज मेरे पास से चली गई, ये मेरे को बहुत परेशान करता था, ये मेरे पास ये लड़का बैठता था, ये मेरे पास से चला गया, बढ़िया हुआ, अब मैं अच्छे से पढ़ पाऊंगा। लेकिन नेगेटिव पनिशमेंट क्या है, उसका आपका दोस्त, उसका एक दोस्त था, वो आपने उसके पास से छीन लिया। आए समझ में। पनिशमेंट क्या होती है, पनिशमेंट एक बच्चे का एक बिहेवियर होता है, उस बिहेवियर को खत्म करने के लिए आप पनिशमेंट देते हो। जबकि रीइंफोर्समेंट आप देते हो उस वो बिहेवियर को रिवॉर्ड करने के लिए, ये समझ लो। रीइंफोर्समेंट ओनली रिवॉर्ड, और पनिशमेंट हमेशा हमारे लिए कुछ दिक्कत देकर आता है। तो अगर मान लो अब आप ये कह रहे हो कि सर इसमें भी अगर हमने, एक बच्चा है जो, ये दोनों आपस में, दो बच्चे आपस में बात करते रहते हैं और हमने एक बच्चे को उठा लिया, बेशक वो उसका दोस्त था, अब आप बताओ इसको ये आप नेगेटिव रीइंफोर्समेंट कहोगे या नेगेटिव पनिशमेंट कहोगे। समझो आप कौन से बिहेवियर को बढ़ाना चाह रहे हो, कौन से बिहेवियर को खत्म करना चाह रहे हो। आपको खत्म करना था बच्चे का बात करने का बिहेवियर, तो उसके लिए वो नेगेटिव पनिशमेंट हो गई। लेकिन आप बच्चे को पढ़ाना चाह रहे थे तो उसके लिए वो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट हो गया। ठीक है, तो वो बेसिक चीज होती है, ये आपको फर्क पता होना चाहिए। चलिए, मोटिवेशन भैया, मोटिवेशन लीड्स टू क्रिएटिविटी एंड क्यूरियोसिटी। अभी प्रेरणा रचनात्मक और जिज्ञासा की ओर ले जाती है हमें। ठीक है, और ये जो मोटिवेशन होता है, मोटिवेशन दो तरह का होता है, इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। मैंने पहले भी बताया था एक बार आपको। इंट्रिंसिक मोटिवेशन में क्या होता है कि प्रोसेस ओरिएंटेड होता है, हम प्रोसेस के बारे में सोचते हैं। ये अगर आपने नहीं देखा तो पियाजे की थ्योरी में ये चीज बताई थी मैंने शुरुआत के 5 मिनट में ही। तो इंट्रिंसिक मोटिवेशन एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन में फर्क क्या है, प्रोडक्ट ओरिएंटेड, यहाँ प्रोडक्ट ओरिएंटेड होती हैं चीजें और यहाँ प्रोसेस ओरिएंटेड रहती है। इंट्रिंसिक मोटिवेशन में ये इंटरेस्ट पे और क्यूरियोसिटी के ऊपर चलता है और सेल्फ फुलफिलमेंट के लिए होता है। मतलब मुझे कोई चीज अच्छी लगती है, कोई प्रोसेस अच्छी लगती है, ठीक है, मेरे को वो काम करने में मजा आता है, मेरे को उसमें इंटरेस्ट है या मुझे वो काम करने में क्यूरियोसिटी है तो मैं वो करता हूं, तो इंट्रिंसिक मोटिवेशन है। अगर मुझे रीइंफोर्स किया जाता है, मोटिवेट किया जाता है, कोई बाहर वाला भी कर रहा है या मैं खुद भी किसी चीज के लिए मोटिवेट हो रहा हूँ, साइकिल मिलेगी मुझे, मैं ये काम कर लूंगा, मैं डॉक्टर बन जाऊंगा अगर मैं पढ़ लूंगा तो ये सारा एक्सट्रिंसिक मोटिवेटेड है। आया समझ में। इंट्रिंसिक मोटिवेटेड क्या है कि मैं पढ़ इसलिए रहा हूं क्योंकि मेरे को पढ़ने में मजा आ रहा है। ठीक है, आसान था ये तो। चलिए, तो एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक, इसीलिए हम मानते हैं इंट्रिंसिक हमारा बेटर होता है। ठीक है, देयर इज नो नीड ऑफ रिवार्ड, ये तो आपको नोट्स मिल ही जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। इंट्रिंसिक मोटिवेशन मैंने बताया सेल्फ रेगुलेशन और सेल्फ मॉनिटरिंग के लिए इंपॉर्टेंट होता है। मोटिव क्या होता है, मोटिव एक इंटरनल फोर्स है। अब इसके अंदर भी हमारी जो नीड्स होती हैं, कुछ नीड्स होती हैं हमारी, ठीक है, उनके लिए होता है मोटिवेशन हमारा। जो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन भी आप कहोगे या फिर इंट्रिंसिक भी कहोगे तो मेनली हमारी नीड्स को पूरा करता है। दो तरह की नीड होती हैं, एक होती है साइकोलॉजिकल, एक होती है फिजियोलॉजिकल, एक होती है मनोवैज्ञानिक, होती है शारीरिक। फिजियोलॉजिकल नीड्स को प्राइमरी नीड्स बोला जाता है और सेकेंडरी नीड्स बोला जाता है साइकोलॉजिकल नीड को। फिजियोलॉजिकल जो शरीर से जुड़ी हुई है, हंगर, थर्स्ट, सेक्स, ये सारी भूख प्यास सेक्स, ये हमारी फिजिकल नीड है हमारे लिए, ये प्राइमरी नीड है। और ये होती है सेकेंडरी नीड होती है, ये होती है साइकोलॉजिकल नीड। इसमें पर्सनल होती है हमारी और कुछ सोशल होती है। पर्सनल में कौन सा होता है, फियर होता है, एग्रेशन हो जाता है। सोशल कौन सा होता है कि हमें उपलब्धि मिले, कि हमें लोग जाने और ये सारी चीजें करें, ये एफिलिएशन नीड होती है। ठीक है, फिर मोटिवेशन साइकिल है, ये आप थोड़ा सा देख लेना, और नीड हायरार्की थ्योरी है, ये भी आप देख लेना, कई बार ये पूछ लिया जाता है। अब इसके 7 पार्ट भी हो गए, कुछ लोग 7 पढ़ाते हैं, 8 पढ़ाते हैं, लेकिन बेसिकली इसके 4 हैं, 5 है सॉरी। फिजियोलॉजिकल नीड सबसे नीचे होती है, सेफ्टी नीड उसके ऊपर होती है, फिर लव, फिर एस्टीम, फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। फिजियोलॉजिकल नीड एयर, वाटर, फूड, शेल्टर, स्लीप, क्लोथिंग, रिप्रोडक्शन, ये सारी फिजियोलॉजिकल नीड है। फिर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी मिले हमें, पहले तो हमारा पेट भरा रहेगा, उसके बाद हमें
हम ये देखेंगे कि भैया सेफ है या नहीं है, ठंड लग रही है नहीं लग रही है, फिर हमें प्यार भी चाहिए, फिर हमें इज्जत भी चाहिए और फिर हमें सेल्फ एक्चुअलाइजेशन भी चाहिए। इसीलिए आपने देखा होगा कि प्यार को हम ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं इज्जत से। कई जगह आपने ये चीज़ देखी होगी। तो वहाँ क्या होती है, वहाँ हमारी पहले प्यार चाहिए हमें। अगर किसी बंदे को प्यार मिलता ही नहीं है, आप उसको कैसे कह सकते हो कि तेरे में कोई सेल्फ वो नहीं है क्या, जो बहुत बार कहा जाता है, नाम भूल गया उसका मैं। ठीक है, तो बेसिकली ये चीज़ें होती है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ में। धन्यवाद आपका।